एक शख्स जो विवादास्पद है, रहस्यदर्शी है, सेक्स गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में जाना जाता है, जो खुद को भगवान घोषित कर देता है, सत्ताधारी राजनीतिज्ञों से खुलकर पंगे लेता है, देश विदेश की सत्ताधारी सरकारें जिसकी उपस्थिति मात्र से कांप उठती हैं, दुनिया के 21 देश जिसे अपनी धरती पर कदम रखने की अनुमति नहीं देते हैं, जो धार्मिक रूढ़िवादिता को ओपनली चैलेंज करता है, सदियों से चली आ रही धार्मिक धारणाओं और कर्मकांडों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाता है, विवादित तो हो गई और फिर ताउम्र विवादित ही रहता है, बल्कि आज भी विवादित है जब वो नहीं है। कौन है वो? कमेंट करके बताइए। ऐसा व्यक्ति साधारण इंसान तो नहीं हो सकता, इतना तो मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ। यह विद्रोही है, यह दकियानूसी समाज के लिए एक जलजला है, जो अपनी आंधी में रूढ़ियों के बनाए दकियानूसी नियम कानून को उड़ा ले जाने में सक्षम है, और उसने ये कर दिखाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देवव्रत। सद्गुरु ओशो कहते थे कि संगठित धर्म ने लोगों के आध्यात्मिक ज्ञानोदय के बजाय उनको बांटने का काम किया है, जिसका परिणाम आज दुनिया में 300 से ज़्यादा धर्म हैं। ओशो धर्म और राजनीति को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते थे, जिनका लक्ष्य लोगों पर नियंत्रण करना है, और वे इसमें पूर्णतः सफल भी हैं। दो देशों, दो समुदायों और अब राज्य, शहर, गांव, यहाँ तक कि एक ही घर में हितों की रक्षा के नाम पर हो रही हिंसा इसका सबूत है। दोस्तों, मेरी इन बातों से अब तक आप समझ गए होंगे क्यों लोग ओशो के नाम से भय खाते थे और आज भी खाते हैं। लेकिन ये भी ओशो को चोरी छुपे सुनते जरूर हैं, हालांकि इनका उद्देश्य कुछ और हो सकता है। कुछ हिम्मतवर लोग हैं जो सच जानने के लिए उनके जीवन में झांकने की हिम्मत कर पाते हैं। यदि आप भी इन कुछ हिम्मतवर लोगों में से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यह एक सीरीज़ है, ओशो के निजी जीवन के बारे में जान पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1985 में ओशो ने पहली बार अपने निजी जीवन के बारे में विस्तार से बात की। जुलाई में उनके डेंटिस्ट की 3 अंतरंग पुस्तकें इंटीमेट बुक्स प्रकाशित हुईं। इस दौरान एक प्रेस इंटरव्यू में उन्होंने कई निजी सवालों के जवाब दिए। कल हमने इसका दूसरा पार्ट जाना। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर आप उस वीडियो को देखिए। अब आगे। रिपोर्टर: अब आप यहाँ वहाँ गाड़ी चलाने नहीं जाते, क्या यह सही है? अब हर दिन नहीं, जब मैं बोल नहीं रहा था, जब मैं मौन था, मैं हर दिन अपने सन्यासियों को देखना चाहता था, इसलिए ड्राइव बाय का आविष्कार किया गया था। अब मैं रोज़ सुबह 2.5 घंटे उन्हें देख रहा हूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम साल भर में 4 उत्सव मनाते हैं। यह 7 दिवसीय उत्सव होगा। प्रत्येक उत्सव में ड्राइव बॉय उनके पास ही होगा। रिपोर्टर: जब आप अपने शिष्यों के पास से गुजरते हैं तो आप अपनी कार के अंदर क्या अनुभव करते हैं? ओशो: मैं उनसे प्यार करता हूँ। बस उन्हें देखना ही मेरे लिए बहुत बड़ा संतोष है। उन्हें नाचते हुए देखना, उन्हें हंसते हुए देखना। मैं महसूस करता हूँ मैं निश्चित रूप से धन्य हूँ। मुझे नहीं लगता कि इतना प्यार कभी किसी को मिला होगा। खुशी खुशी को आकर्षित करती है, प्रेम भाव अधिक प्रेम को आकर्षित करता है, आनंद अधिक आनंद को आकर्षित करता है। खिलखिलाओ और जल्द ही तुम हंसने लगोगे। बस अपने हाथ और पैर हिलाने की कोशिश करो और जल्द ही आप नाचने लगेंगे। मैं इसे हर दिन ड्राइव बॉय के दौरान होते हुए देखता हूँ। पहले लोग कोशिश करते हैं क्योंकि यह उनकी परवरिश के बहुत खिलाफ है, लेकिन फिर वे देखते हैं कि दूसरे भी ऐसा कर रहे हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं। अपने विरुद्ध अनिच्छा से वे थोड़ा आगे बढ़ना शुरू करते हैं और जल्द ही वे नाचने लगते हैं। एक बूढ़ा आदमी है। पहले वह बस खड़ा रहता था। मैं तो उसे देखता ही रह गया कि क्या होता है। वह बूढ़ा है, उसका अतीत बहुत घना है, लेकिन धीरे धीरे वह आगे बढ़ने लगा। एक दिन मैंने देखा वह एक बांसुरी लाया था, लेकिन उसने बांसुरी को अपनी बाह के नीचे दबा रखा था। फिर उन्होंने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने एक साथ बांसुरी बजाना और नृत्य करना शुरू कर दिया। और आज वह अपने सिर के ऊपर हाथ में बांसुरी लेकर नाच रहा था। उसने सब कुछ छोड़ दिया था। वह भूल गया था वह बूढ़ा है। वह भूल गया कि उसे ऐसा कुछ नहीं करना है, और वह बहुत खुश था। बस उसका चेहरा देखना, यह एक खूबसूरत पल था।
वह फिर बच्चा बन गया। उसकी आंखों में फिर वही मासूमियत थी। मैं एक ड्राइव पर जाता हूँ जो मुझे हमेशा से पसंद रही है, और मेरे सन्यासियों ने सिर्फ मेरे लिए एक सुंदर सड़क बनाई है। शायद मैं दुनिया का सबसे गरीब और सबसे अमीर आदमी हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी किसी के पास हो सकता है मैं उसका उपयोग करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड की रानी के पास भी जंगल में, पहाड़ों में, किसी झील के किनारे जाने वाली कोई सड़क थी। इसका उपयोग केवल 1 घंटे के लिए किया जाता है और कोई ट्रैफिक नहीं है। इसलिए दाईं ओर होने या बाईं ओर होने के किसी भी मूर्खतापूर्ण कानून का पालन करने का कोई सवाल ही नहीं है। अधिकतर मैं मध्य में रहने का अनुसरण करता हूँ, जिसकी दुनिया में कहीं और अनुमति नहीं है। इसलिए मैं इसका आनंद लेता हूँ। रिपोर्टर: वे कौन लोग हैं जो आपके रोजमर्रा के जीवन में आपके करीब आते हैं? ओशो: जाहिर है 2000 5000 लोग आसपास नहीं हो सकते। अब पूरा कम्यून एक साथ सुबह ही मेरी बात सुनता है। यदि कोई समस्या हो तो शाम को मेरी सचिव शीला आती है, जिसके लिए उन्हें मुझसे मार्गदर्शन की आवश्यकता हो। दिन में एक अन्य सन्यासी विवेक मेरे भोजन का ध्यान रखती है। वह तभी आती है जब मैं उसे अपना खाना या चाय लाने के लिए आवाज़ देता हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल अकेला रह जाता हूँ। मुझे एक विशेष प्रकार की कुर्सी की आवश्यकता है। मैं केवल इस कुर्सी का उपयोग करता हूँ। यह मेरे सन्यासियों ने बिल्कुल मेरी पीठ को सहारा देने के लिए बनाई है, क्योंकि डॉक्टरों ने ऐसा कहा था। वे मेरे लिए सब कुछ बनाते हैं। ये कुर्सी, मेरे जूते, मेरी पोशाकें, मेरी टोपी, यहाँ तक कि मेरी घड़ी भी, वे सब कुछ मेरे लिए बनाते हैं। और क्योंकि वे इसे इतने प्यार से, इतनी भावना से बनाते हैं कि मैं महसूस कर सकता हूँ। ये रोब सिर्फ कपड़ा नहीं है। मैं निश्चित रूप से एक कामुक आदमी हूँ। इस वस्त्र को पहनकर मैं अपने सन्यासियों को, मेरे प्रति उनके प्रेम को महसूस कर सकता हूँ। इस घड़ी को पहनकर मैं उस व्यक्ति को महसूस कर सकता हूँ जिसने इस पर कड़ी मेहनत की है। मैं जानता हूँ कि कोई भी फैशन के प्रति जागरूक लोग, विशेषकर महिलाएं जिन्होंने आपको देखा है, कहेंगे, वह इतने शानदार कपड़े कहाँ से लाता है। मेरी औरतें उन्हें बनाती हैं। वे मुझे शानदार कपड़ों में देखना पसंद करते हैं। रिपोर्टर: क्या आप फैशन के प्रति जागरूक हैं? ओशो: मुझे वह हर चीज़ पसंद है जो खूबसूरत है। मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं फैशन के प्रति जागरूक हूँ, क्योंकि मेरा पहनावा कोई फैशन नहीं है। खैर, आप एक नया फैशन शुरू कर रहे होंगे, यह संभव है। मुझे वह सब कुछ पसंद है जो सुंदर है, लेकिन मैं फैशन के प्रति सचेत नहीं हूँ। अन्यथा मैं किसी और फैशनेबल व्यक्ति की नकल कर रहा होता। मेरे लोग मेरे कपड़े डिज़ाइन करते हैं, वे आनंद लेते हैं, और वे जानते हैं कि मुझे हर चीज़ में केवल सर्वोत्तम ही पसंद है। इसलिए वो ऐसा करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, और मैं हूँ अपने लोगों से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। दरअसल मैं उनकी पूजा करता हूँ। कोई भी मेरे जितना भाग्यशाली नहीं है। जरा मेरी दाढ़ी को देखो। मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई भी सन्यासी मेरी दाढ़ी कटवाना चाहेगा। शायद मेरी कई महिलाएं सन्यासिनियां सिर्फ मेरी सफ़ेद दाढ़ी के कारण ही यहाँ हैं। और वैसे भी, चाहे मैं आध्यात्मिक रूप से बचाया गया हूँ या नहीं, मैं अपनी दाढ़ी नहीं कटवाने जा रहा हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी टेलीफोन का उपयोग नहीं किया है। मेरी डाइनिंग टेबल पर एक छोटी मूर्ति है जो किसी ने मुझे भेजी है। यह एक प्राचीन मूर्ति है। यह लगभग 7000 वर्षों से पूर्व से विद्यमान है। यह एक ऐसी मूर्ति है जो आधी पुरुष और आधी महिला है। बाशों के छोटे हाइकू मेरे घर के पास तालाब पर हैं। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं चाहता था कि वह वहाँ रहे, तो हर बार आना जाना, उसे देखना, यह उन व्यक्तियों में से है जिनसे मैंने प्रेम किया है। इसमें कुछ खास नहीं,
एक प्राचीन तालाब। यह कोई साधारण कविता नहीं है, यह बहुत चित्रात्मक है। बस कल्पना करें, एक प्राचीन तालाब, एक मेंढक कूदता है और आप लगभग प्राचीन तालाब को देखते हैं। आप लगभग मेंढक की छलांग की आवाज़ सुन सकते हैं, फ्लॉप, और फिर सब कुछ खामोश है। मुझे वह सब कुछ पसंद है जो सुंदर, रचनात्मक है। यह जीवन में योगदान देता है, यह जीवन को जीने लायक बनाता है। केवल कुछ ही लोगों ने जीवन की सुंदरता में योगदान दिया है, अन्य तो बस पृथ्वी पर एक बोझ मात्र है। मैं चाहूँगा कि हर कोई पेंटिंग के बारे में, कुछ संगीत के बारे में, कुछ नृत्य के बारे में कुछ न कुछ सीखें। हर किसी को, प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान को केवल गणित और भौतिकी और रसायन विज्ञान और भूगोल और इतिहास पढ़ाने के बजाय नृत्य, गायन, चित्रकला, संगीत, मूर्तिकला पर थोड़ा अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो जीवन अधिक सुंदर बनाएंगी। रिपोर्टर: क्या आप कोई कला का काम करते हैं? ओशो: मेरा पूरा काम कला है। मैं कला कार्य के अलावा और कुछ नहीं करता। मैं साधारण कैनवस पर चित्रकारी नहीं करता और कागज़ पर भी नहीं, बल्कि जीवित प्राणियों पर कविताएं लिखता हूँ। और मेरा प्रत्येक सन्यासी मेरा काव्य है, और मेरा प्रत्येक सन्यासी मेरे हाव भाव, मेरे दृष्टिकोण और उसके साथ रहेगा। यह उसे और भी अमीर बना देगा, क्योंकि वह एक जीवित व्यक्ति है। वह इसे और अधिक निखार सकता है, वह इसे और अधिक सुंदरता दे सकता है। उसे यह करना होगा। वही गुरु के प्रति उसकी कृतज्ञता होगी। इसलिए सुबह से लेकर रात तक मैं लगातार सृजन कर रहा हूँ। लेकिन मेरी रचनात्मकता को देखने के लिए आपको इसका हिस्सा बनना होगा। आप सिर्फ दर्शक नहीं रह सकते, आपको आंतरिक व्यक्ति बनना होगा, बाहरी नहीं, क्योंकि यह इतना सूक्ष्म और नाजुक है, इतना अदृश्य है कि जब तक आप इसमें खुले दिमाग से, बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रवेश नहीं करेंगे, आप इसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। बस थोड़ा सा अनुभव और द्वार खुल जाएंगे। मेरा घर मेरे सन्यासियों ने स्वयं बनाया है। किसी भी बाहरी कर्मचारी को नहीं बुलाया गया है। उन्होंने सड़कें बनाई हैं, उन्होंने घर बनाए हैं, उन्होंने मेरे लिए घर बनाया है। वे मुझसे प्रेम करते हैं। उन्होंने एक सुंदर बगीचा बनाया है, क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे पेड़ों से प्यार है और उन्हें दुख है कि मुझे रेगिस्तान में रहना पड़ रहा है। वे नहीं चाहते कि मैं रेगिस्तान देखूं। उन्होंने मेरे पूरे घर को इतने घने पेड़ों से घेर दिया है कि मुझे कहीं से भी रेगिस्तान नज़र नहीं आता। वे मोर लेकर आए हैं। मेरे बगीचे में 300 मोर हैं। जब वे सभी डांस करते हैं तो वाकई देखने लायक होता है। बस वे मुझसे प्यार करते हैं और प्रेम को किसी कारण की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब भी आप पूछते हैं कि क्यों, तो इसका सीधा मतलब है कि आप प्यार को नहीं समझते हैं। अभी एक दिन सुबह विवेक ने मुझे सफ़ेद मोरों में से एक को दिखाया, जो हमेशा मेरे कमरे के पास आकर बैठता है और एक पेड़ की चोटी पर सोता है। वह हर रात उसकी धार्मिक प्रथा है। बारिश हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वह जिस स्थान पर बैठता है वह इतना जोखिम भरा लगता है कि वह किसी भी क्षण गिर सकता है, लेकिन वह इतना निश्चिंत है, लगभग पेड़ के साथ एक जैसा। अब नींद में अपने जीवन के मूल स्रोत तक जाने के इन 10 घंटों 12 घंटों के बाद अगर वह सुबह तक नृत्य करना शुरू कर दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसका सूरज या फूलों से कोई लेना देना नहीं है। इसका उसकी आंतरिक ऊर्जा से कुछ लेना देना है जो उमड़ रही है। पक्षी चहचहा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, यह बस जीवंतता है। लेकिन याद रखें, जानवरों या पक्षियों को खुशी का स्वाद नहीं मिल सकता। यह मनुष्य का विशेषाधिकार है। मैं सोचता था कि वहाँ 100 मोर हैं। अब मुक्ता ने मुझे बताया, आप लगातार गलत बयान दे रहे हैं। 300 मोर हैं। 6 छोटे बच्चे अपनी माँ से दूर हो गए हैं और निसंदेह आप मोरों में मदर टेरेसा नहीं पा सकते।
मोरों को नोबेल पुरस्कारों की परवाह नहीं है, तो वे 6 अनाथ बच्चे एक दूसरे के साथ घूमते हैं और वे बढ़ रहे हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि माँ खो गई है। हालांकि माँ के संरक्षण में उनके लिए बड़ा होना आसान होता। मैं समझता हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए तैरते हैं, मैं तैरता हूँ। आप कितनी बार, कहाँ और क्या पहनते हैं? मैं कुछ भी नहीं पहनता। मैं 2 बार तैरता था, लेकिन 2 महीने तक मुझे इसे बंद करना पड़ा क्योंकि मेरे चिकित्सक डर गए थे। मेरे कान में पानी जाने से परेशानी हो रही थी और मेरे कान के पर्दों को चोट लग सकती थी या कोई परेशानी हो सकती थी, और यह संभव है क्योंकि मैं बचपन से ही घंटों तैरता रहा हूँ। हो सकता है कि इससे मेरे कान के पर्दे क्षतिग्रस्त हो गए हों, इसलिए 2 महीने से मैं तैराकी नहीं कर रहा हूँ। मेरा पूल वहाँ है, ओलंपिक आकार का, सिर्फ मेरे लिए। मैं ऐसे ही रहता हूँ, बहुतायत में। रिपोर्टर, आपके चश्मे का क्या हुआ? ओशो, ऐसा सिर्फ इन लाइटों की वजह से था। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। सुबह 2 घंटे या 2.5 घंटे और शाम को 2.5 घंटे तक लगातार एक्सपोजर से मेरी आंखों में आंसू आने लगे। इसलिए मैंने उन चश्मों का उपयोग किया। मुझे अब उनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वे रोशनी को थोड़ी दूर लगाने में कामयाब हो गए हैं। मुझे लगता है कि उन्हें समायोजित करने की आवश्यकता है क्योंकि मैं आँखों पर थोड़ा तनाव महसूस कर रहा हूँ। नहीं तो मेरी आँखें, तुम बस मेरी आँखों को देखो। मैं सिर्फ एक सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति हूँ। मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ। मैं कोई धार्मिक भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन मैंने अपने सामान्य ज्ञान को अधिकतम तक तेज करने की कोशिश की है। मेरी एक ही क्षमता है, स्पष्ट रूप से देखने की। मेरे नेत्र चिकित्सक के अर्थ में नहीं, वह यहाँ बैठा है। वह मुझ पर ज़बरदस्ती चश्मा चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मैं उसकी आंखों की बात कर रहा हूँ। अपनी आंखों के बारे में मैं उसकी बात सुनूंगा। मैं बहुत हद तक सामान्य ज्ञान का व्यक्ति हूँ। जब मेरी शारीरिक आंखों की बात आती है तो मैं अपने नेत्र चिकित्सक की बात सुनता हूँ। जब मेरे शरीर की बात आती है तो मैं देवराज की बात सुनता हूँ। जब जीवन के सामान्य विवरण से संबंधित किसी भी बात की बात आती है तो मैं विवेक की बात सुनता हूँ। फिर मैं इन बातों के विस्तार में नहीं जाता। यदि ये लोग काम कर रहे हैं और यदि वे अपना होमवर्क ठीक से कर रहे हैं तो यह बिल्कुल ठीक है। जब मैं कहता हूँ कि मुझ में केवल एक ही क्षमता है और वह है स्पष्ट रूप से देखने की, तो मेरा तात्पर्य कुछ अंतर्दृष्टि से है और मेरी दृष्टि में धर्म और विज्ञान एक ही घटना के 2 नाम हैं। मैं एक बहुत आलसी आदमी हूँ, बिल्कुल आलसी। मेरे चिकित्सक डॉक्टर देवराज मुझे विटामिन डी देना चाहते हैं क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। वह सोचते हैं कि कैल्शियम गायब है, शायद, लेकिन यह ज़बरदस्त रहा है। यह अच्छा है कि यह गायब था। यीशु कहते रहते हैं, पश्चाताप, पश्चाताप। किस लिए? क्योंकि आदम और हव्वा ने सेब खाया और हमें इसके पीछे पछताना पड़ेगा। अब मेरे डॉक्टर देवराज मुझे इसकी अनुमति नहीं देते, अन्यथा मैं अपने पूरे जीवन भर सेब खाता रहा हूँ। एक नहीं, कम से कम 6 प्रतिदिन। वही मेरा मुख्य आहार था। यदि किसी ने मूल पाप किया है तो मैं यहाँ हूँ। वह बेचारे आदम और हव्वा। सिर्फ एक सेब। आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद थी। सच कहूँ तो मुझे अब भी यह बहुत पसंद है, हालांकि इसे कहीं भी ढूंढने का अब कोई रास्ता नहीं है। रिपोर्टर, आपकी अपनी सेक्स लाइफ कैसी है? क्या आप अभी भी सक्रिय हैं? ओशो, मेरी सेक्स लाइफ? मैं पूना के पहले भी सक्रिय था। मैं जीवन भर सक्रिय रहा हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया। मेरा काम पूरा हो गया है। मैंने अपने एनलाइटनमेंट से पहले इसका आनंद लिया और अपने एनलाइटनमेंट के बाद मैंने इसका और अधिक आनंद लिया, और मैंने एक पारंपरिक विचार को गलत साबित कर दिया कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति था सेक्स का आनंद नहीं ले पाता। यह ऐतिहासिक महत्व की चीज़ है, लेकिन अब मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, बहुत अधिक संतुष्ट। रिपोर्टर, क्या आप ब्रह्मचारी हैं? ओशो, नहीं,
मुझे ब्रह्मचारी क्यों होना चाहिए? मैं तो प्राकृतिक हूँ। मैं अप्राकृतिक क्यों रहूं? यदि आप ब्रह्मचारियों से मिलना चाहते हैं तो आप कैथोलिक मठ में जाएं और वहां आप ब्रह्मचारियों को हस्तमैथुन के अलावा कुछ नहीं करते हुए देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई स्वाभाविक रूप से ब्रह्मचारी हो सकता है। वह किसी न किसी तरह से विकृत व्यक्ति बनने ही वाला है और मैं एक सरल स्वाभाविक व्यक्ति हूँ। मैं हर तरह से अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति का पालन करता हूँ। मैंने बहुत सी स्त्रियों से प्रेम किया है। शायद किसी भी पुरुष ने इतनी सारी स्त्रियों से प्रेम नहीं किया होगा। शुरू में मैं गिनती रखता था, फिर मैंने इसे छोड़ दिया क्योंकि इसका मतलब क्या है? अभी मैं ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन यदि मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो गया तो मैं ब्रह्मचारी नहीं रहूँगा। मैं कभी ब्रह्मचारी नहीं रहा। मैं प्रकृति के विरुद्ध कोई काम नहीं करता। अभी मैं ब्रह्मचारी हूँ। इसलिए नहीं कि ब्रह्मचर्य का कोई आकार होता है। आत्मज्ञान से पहले ब्रह्मचर्य की आवश्यकता नहीं होती। आत्मज्ञान के बाद सेक्स गायब हो जाता है और उसका स्थान प्रेम को मिल जाता है। यह कहीं अधिक नाजुक घटना है। आप जितना चाहें उतना आनंद ले सकते हैं। यह किसी भी तरह से आपके ज्ञान में खलल नहीं डाल सकता। यह कुछ शारीरिक है। यह आपकी चेतना को कैसे प्रभावित कर सकता है? प्रबुद्ध व्यक्ति प्रेम कर सकता है और जब वह प्रेम कर रहा होता है तब भी वह अपने अस्तित्व पर केंद्रित होता है। वह तो मात्र साक्षी है। वह स्वयं को और स्त्री को प्रेम करते हुए देख रहा है। वह एक तीसरा पक्ष है और मेरा यही मतलब है जब मैं कहता हूँ कि प्रबुद्ध व्यक्ति सेक्स से परे हो जाता है, क्योंकि वह एक तीसरा पक्ष बन जाता है। वह अपने शरीर और अपनी स्त्री के शरीर को पूर्णतः साक्षी भाव से देख सकता है। उसका साक्षी भाव किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होता। जब मैंने कहा कि मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ क्योंकि मैं अप्राकृतिक नहीं हूँ, तो कुछ सन्यासी चौंक गए। उन्होंने मुझे पत्र लिखना शुरू कर दिया और मैंने उन्हें सूचित किया कि वे मेरे बारे में कोई अपेक्षा नहीं रख सकते। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। हमारे पास ऐसा कोई अनुबंध नहीं है कि मैं आपकी अपेक्षाओं का पालन करूँगा या आप मेरी अपेक्षाओं का पालन करेंगे। मेरा किसी भी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं है। मेरा अपने लोगों के साथ कोई अनुबंध नहीं है। मैंने उनसे यह वादा नहीं किया है कि मुझे यह बनना चाहिए या वह बनना चाहिए। इसलिए वे कभी भी मेरे व्यवहार पर सवाल नहीं उठा सकते। मैं व्यक्तिगत रहता हूँ और यही मैं चाहता हूँ कि वे भी व्यक्तिगत बने रहें। अब जो लोग मेरे यह कहने पर चौंक गए थे कि मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, उन्होंने सदियों से यह विचार रखा था कि एक धार्मिक व्यक्ति को ब्रह्मचारी होना चाहिए, और विशेष रूप से किसी ने नहीं सुना है कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति ने अपने ज्ञानोदय के बाद किसी महिला से प्रेम किया हो। स्वाभाविक रूप से वे चौंक गए। यह उन पर निर्भर है। वे सोच सकते हैं कि शायद मैं प्रबुद्ध नहीं हूँ। शायद अब उनके लिए ऐसा करने का समय आ गया है कि इस जगह को छोड़ दें। शायद वे किसी गलत इंसान के पास आ गए हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं पूरी तरह से स्वतंत्र, बिल्कुल स्पष्टवादी, कोई गोपनीयता नहीं रखूँगा। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि ब्रह्मचर्य तब तक अप्राकृतिक है जब तक आप नपुंसक न हो, और मुझे नहीं लगता कि कोई नपुंसक व्यक्ति कभी प्रबुद्ध हुआ है। नहीं, इसका कोई जिक्र नहीं है। वास्तव में बस विपरीत मामला है। जो लोग प्रबुद्ध हुए वे वास्तव में बहुत अधिक कामुक थे, इसलिए मैं उन्हें जोरपास कहता हूँ। वे वास्तव में बहुत अधिक कामुक थे, इतने अधिक कि अंततः उन्हें समझ आया कि इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है। उन्होंने इसे पूरी तरह से अनुभव किया और इसमें कुछ भी नहीं पाया, और यही वह बिंदु था जहाँ से उन्होंने कुछ और खोजना शुरू किया। यह उन्हें बुद्धत्व, आत्मज्ञान की ओर ले गया। लेकिन एक बार जब वे प्रबुद्ध हो गए, वे लोगों की अपेक्षाओं को पूरा कर रहे थे, क्योंकि वे महान प्रबुद्ध गुरु, पैगंबर, मसीहा बनना चाहते थे। वे महिलाओं को बेवकूफ़ बना सकते थे। बुद्ध किसी स्त्री की ओर देखेंगे भी नहीं। कैसी कायरता है!
बुद्ध किसी भी महिला को अपने करीब नहीं आने देते थे, उन्हें 8 फीट दूर रहना पड़ता था। क्या यह आत्मज्ञान है? इतना भयभीत, इतना कंपित कि एक स्त्री भी निकट आ जाए तो तुम भयभीत हो जाओ। यह दमन है, यह आत्मज्ञान नहीं है। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि अज्ञानी लोग केवल यौन संबंध ही बना सकते हैं, जिसे वे प्यार कहते हैं। ये बात ठीक नहीं अच्छी। उन्हें इसे प्यार करना कहना बंद कर देना चाहिए। वे बस यौन संबंध बना रहे हैं। केवल एक प्रबुद्ध व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है, क्योंकि अब यह उसकी आवश्यकता नहीं रही। वह वर्षों तक इसके बिना रह सकता है और एक क्षण के लिए भी उसे इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होगी। लेकिन वह इसका मनोरंजन के रूप में आनंद ले सकते हैं। मैं ताश खेल सकता हूँ, यह कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कभी कभार पी सकता हूँ, यह मेरे ज्ञान में खलल नहीं डालता। मैं प्यार कर सकता हूँ, मैं नहीं देखता, लेकिन यह लोगों के आत्मज्ञान के विचार को परेशान कर सकता है। यही उनका व्यवसाय है। मेरा ज्ञानोदय ऐसे नाजुक पदार्थ से नहीं बना है। इसे किसी भी चीज़ से परेशान नहीं किया जा सकता है। वास्तव में वे पूछते रहे हैं कि क्या प्रबुद्ध लोग सेक्स से परे हैं, और मैंने उन्हें उत्तर भेजा है कि प्रबुद्ध व्यक्ति अंततः आत्मज्ञान से भी आगे निकल जाता है, और मैं आत्मज्ञान को भी पार कर चुका हूँ। अब मैं फिर से वही पुराना सामान्य आदमी हूँ जो जेट यात्रा के इस दौर से पहले था। मैं घर वापस आ गया हूँ। मैं हर चीज़ से गुजर चुका हूँ। सारा ध्यान, सारा आत्मज्ञान और नई आँखों, नई स्पष्टता, नई दृष्टि के साथ घर वापस आया हूँ। यह लगभग लगातार LSD पर जीने जैसा है। महिलाओं का पीछा करने के मेरे तरीके बहुत सूक्ष्म हैं। मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर उनका पीछा करता हूँ। मुझे हर तरह का काम नहीं करना है। जिम्नास्टिक, मुझे उन्हें कैफ़े, रेस्तरां, फिल्म देखने नहीं ले जाना है। मैं बस अपनी कुर्सी पर बैठा हूँ। लेकिन अगर मैं उनकी आंखों में भी देखूं तो यह काफ़ी है। कैफ़े, रेस्तरां और फिल्में इसके सामने कुछ भी नहीं है। बस अपना हाथ हिला रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि महिला बहुत खुश हो रही है। बदले में यह मुझे खुश करता है और मैंने कुछ नहीं किया, बस अपना हाथ हिलाया। जब मैं तुम्हें हंसते हुए देखता हूँ तो यह मेरे लिए एक पोषण है। जब मैं तुम्हें अपने साथ गाते और नाचते देखता हूँ तो मैं स्वस्थ हो जाता हूँ। जो दवाएं मेरे लिए नहीं कर सकती, वह मेरे लोग आनंदपूर्वक करते हैं। रिपोर्टर, लोग सोचते हैं कि वे आपसे सम्मोहित हो जाते हैं। ओशो, मुझे नहीं पता। पत्रकार आंखों में देखने से बचते हैं कि कहीं वे सम्मोहित न हो जाएं, और मेरे लिए यह इतना सरल काम है कि मुझे बहुत ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक महिला के प्रति थोड़ी सी मुस्कुराहट ही काफ़ी है। मुझे उसका पीछा करने और सभी नाटकों और आघातों से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पूरे जीवन में मैं एक भी ऐसी महिला से नहीं मिला जो उस क्षण तैयार न हो जब मैंने उसकी आंखों में देखा। उसे इतना सीधा साधा आदमी कहाँ मिलने वाला था जिसने उसका नाम भी न पूछा, पता भी न पूछा हो, और अगले स्टेशन पर मैं उतर जाता हूँ और हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। परिचय तो नहीं हुआ, पर स्त्री से प्रेम तो हो गया। मैं ब्रिटिश नहीं हूँ। वे परिचय के बिना कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मेरे लिए सब कुछ प्यार है। अपने लोगों से बात करना, उनसे प्रेम करना है। मेरे शब्द उनके दिलों तक पहुंचकर उनके अस्तित्व में कामोत्तेजक प्रतिक्रियाएं पैदा करते हैं। बस आना जाना, अपने लोगों के साथ नाचना, किसी के साथ नाचने के लिए बस 1 सेकंड के लिए रुकना, और यही काफ़ी है। उस महिला को पूरी रात नींद नहीं आएगी। आप उस महिला से पूछ सकते हैं। वह लगातार नृत्य के सपने देखती रहती है। मैं पहले ही प्यार कर चुका हूँ। मेरे लिए प्यार का सेक्स से कोई लेना देना नहीं है। प्यार करने के 1001 तरीके हैं। सेक्स सबसे निम्नतम पशु विरासत है, और मैं चाहूँगा कि मेरे लोग जीव विज्ञान से ऊपर उठें, तभी वे वास्तव में स्वतंत्र होंगे। तब तुम प्रेम करने के हजारों तरीके खोज सकते हो। बस एक साथ चुपचाप बैठे रहना, कुछ न करना,
लेकिन एक दूसरे के लिए प्यार से भरा होना और एक निश्चित मिलन है जो दो ऊर्जाओं के बीच हो रहा है। इसलिए मैं लगातार हर संभव तरीके से अपने लोगों से प्यार कर रहा हूँ। मेरी ऊर्जा के बारे में चिंता मत करो और मेरी आँखों के बारे में चिंता मत करो, वे बिल्कुल ठीक हैं और मैं एक गैर गंभीर व्यक्ति हूँ। इसलिए मुझे परिणामों की चिंता किए बिना जो कुछ भी मेरे मन में आता है उसे कहने की स्वतंत्रता है। मेरे पूरे जीवन का अनुभव ऐसा है कि अभी कुछ गलत नहीं हुआ, इसलिए मैं निश्चिंत बन गया हूँ कि कुछ भी गलत नहीं होगा। आपको बस अस्तित्व पर भरोसा करना है और जो कुछ भी होता है वह सही है। मेरे लोगों से मिलो और उनसे पूछो, हर कोई कहेगा कि मैंने उनसे प्यार किया है। बातचीत करना प्यार करने का एक तरीका है, नृत्य करना प्यार करने का एक तरीका है, लेकिन ये प्यार के उच्च गुण हैं। जानवर इसे नहीं समझ सकते। आप बांसुरी बजाते रह सकते हैं और भैंस घास चबाती रहेगी, वह यह देखने के लिए भी नहीं रुकेगी कि आप क्या कर रहे हैं। उसके लिए बांसुरी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्रेमी के लिए बांसुरी बजाओ और तुरंत तुम्हारे गीत से कुछ संचारित होने लगता है और तुम्हारे प्रेमी पर बरसने लगता है। और मेरे लोग सभी संभावनाएं तलाश रहे हैं, प्रेम में होने की सभी संभावनाएं तलाश रहे हैं। सेक्स उनमें से केवल एक है और सबसे निम्न प्रकार का। वास्तव में हर किसी को प्यार करते हुए अपनी एक फिल्म बनानी चाहिए और उसे कभी कभार देखते रहना चाहिए। फिर वह देखेगा कि किस तरह का कर्तव्य है और महिला के चेहरे पर क्या होता है, विकृतियाँ, और आप इसे संभोग सुख कहते हैं। उसे दौरा पड़ रहा है और वह आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, फुफकार रहा है, बस फुफकार रहा है। हर किसी के पास अपनी प्रेम प्रसंग की एक फिल्म होनी चाहिए ताकि जब भी इच्छा हो उसे देख सके। बस फिल्म देख लीजिए और वही काफ़ी होगा। वह सबसे निम्न प्रकार की चीज़ है जो सभी जानवरों को उपलब्ध है। मनुष्य कई अन्य आयामों, कई अन्य स्तरों का प्रबंधन कर सकता है और जैसे जैसे आप आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं नए आयाम खुलते हैं। एक ऐसे आदमी के लिए जो दरवाजे से दूसरी तरफ से गुजर चुका है, सब कुछ प्यार है। मेरा पूरा दिन 24 घंटे मैं अलग अलग तरीकों से अस्तित्व से प्यार कर रहा हूँ। अगर मैं स्नान कर रहा हूँ तो मुझे उतना ही मज़ा आता है जितना किसी महिला से प्यार करने में आता है। तो अंतर क्या है? मैं जल के माध्यम से अस्तित्व से संपर्क कर रहा हूँ। यह आवश्यक नहीं है कि मैं स्त्री शरीर के माध्यम से ही अस्तित्व से संपर्क स्थापित करूँ। खाने से मुझे प्यार हो रहा है क्योंकि मैं बहुत आनंद से खाता हूँ और मुझे कोई अंतर नहीं दिखता। मेरी खुशी वही है। तो दिन के 24 घंटे मैं प्रेम में हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसे आप उस व्यक्ति के लिए एक मापदंड के रूप में ले सकते हैं जो आत्मज्ञान से परे चला गया है। वह जो कुछ भी करता है वह प्रेम है। वह जो कुछ भी कहता है वह प्रेम है। अगर वह कुछ नहीं करता तो भी वह प्यार है। वो चुप रहे तो वो प्यार है। अब क्या हमें नाचना शुरू कर देना चाहिए? आज बस इतना ही दोस्तों। कल हम इसकी अगली कड़ी में रिपोर्टर के क्या आपने कभी स्वयं बच्चा पैदा करने की इच्छा की है जैसे और सवालों पर ओशो के जवाब जानेंगे। धन्यवाद। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना ना भूलें और वीडियो को अपनों में शेयर कर अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास 2 फल ठहरें और अपने लिए सोचें। मैं अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो कल सुबह जरूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy. Thank you for